नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। तो हम लोग का नया अध्याय है हिंदी साहित्य। आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए नया अध्याय है। अध्याय 29 हिंदी साहित्य। आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। जब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। ये जो है हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। नया अध्याय है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य ये हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास है। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। देखिए, अब अगला है भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा जो है 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। देखिए, जो पहला है राष्ट्रभाषा, दूसरा है राजभाषा और तीसरा है राज्य भाषा। देखिए, जो पहला है राष्ट्रभाषा, दूसरा जो है राजभाषा और तीसरा जो है राज्य भाषा। अब भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला राष्ट्रभाषा, दूसरा राजभाषा और तीसरा राज्य भाषा। अब देखिए, ये अगला टॉपिक है। आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं। आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो देखिए, जो है आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं। आज दुनिया में लगभग 3000
आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं। बोली जाती हैं जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। देखिए अगला है, जबकि हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। जबकि हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। देखिए जो जबकि हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। देखिए जबकि हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। देखिए अगला जो भारोपीय शब्द का निर्माण। देखिए जो भारोपीय शब्द का निर्माण। देखिए जो जबकि हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। देखिए जो भारोपीय शब्द का निर्माण। भारोपीय शब्द का निर्माण भारत प्लस यूरोप शब्द से हुआ है। देखिए जो भारोपीय शब्द का निर्माण। भारोपीय शब्द का निर्माण भारोपीय शब्द का निर्माण भारत प्लस यूरोप शब्द से हुआ है। यूरोप शब्द से हुआ है। जो भारोपीय शब्द का निर्माण भारत प्लस यूरोप शब्द से हुआ है। ये जो भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार है। देखिए पहला जो है भारोपीय, दूसरा जो है द्रविड़ और तीसरा जो आर्टिस्ट। अब देखिए जो चौथा है चीनी तिब्बती। अब देखिए जो पहला है भारोपीय। देखिए पहला भाषा जो है भारोपीय। ये जो है भारोपीय भाषा, इसमें 73% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं।
भारोपीय भाषा में 73% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। अब देखिए दूसरा है, दूसरा जो है द्रविड़। अब दूसरा जो है द्रविड़, इसमें देखिए जो 25% लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। 25% लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। अब देखिए जो अगला है ऑस्ट्रिक। देखिए जो अगला है ऑस्ट्रिक। ये अगला भाषा जो ऑस्ट्रिक, देखिए यह जो है इसमें 1.3% लोग ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। इसमें देखिए जो 1.3% लोग ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। अब देखिए जो अगला है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, अगला जो है चीनी तिब्बती। इसमें देखिए जो है 0.7%, 0.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं। अब देखिए अगर इसको दोहरा लीजिए। चलिए देखिए आज हमारा जो है नया अध्याय था हिंदी साहित्य। देखिए हिंदी साहित्य, तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा जो है 3 प्रकार की होती है कि पहला जो है राष्ट्रभाषा, दूसरा जो है राजभाषा और तीसरा जो है राज्य भाषा। तो देखिए आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो जो आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती है, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। देखिए अब अगला टॉपिक है जबकि हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। जबकि हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। भारोपीय शब्द का निर्माण, अब भारोपीय शब्द का निर्माण भारत प्लस यूरोप शब्द से हुआ है। अब यह जो भारोपीय शब्द है, भारोपीय शब्द, इसका निर्माण जो है भारत प्लस यूरोप शब्द से हुआ है। ये जो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारत में 4 भाषा परिवार है। देखिए पहला जो है भारोपीय भाषा, तो इसमें जो है 73% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। और दूसरा जो है द्रविड़, तो इसमें जो है 25% लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। अगला जो है ऑस्ट्रिक भाषा, तो इसमें जो है 1.3% लोग ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। इसके जो अगला है चौथा चीनी तिब्बती, इसमें जो है 0.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं।
चलिए अब देखिए, जो पहला था भारोपीय भाषा। यह पहला जो है भारोपीय भाषा। अब देखिए, जो भारोपीय भाषा है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। इसको जो है दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। देखिए अब जो है देखिए, अब इसमें पहला वर्ग है शतम वर्ग। अब जो है शतम वर्ग, और देखिए दूसरा जो है कतुम वर्ग। इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है शतम वर्ग और दूसरा जो है कतुम वर्ग। देखिए जो इसमें देखिए इसमें अब जो है आर्मीनी भाषा, इसमें देखिए जो है ये जो है आर्मीनी भाषा। देखिए जो आर्मीनी भाषा जो है आर्मीनिया और अजरबैजान में बोली जाती है। देखिए जो है आर्मीनिया, ये जो है आर्मीनी भाषा जो है यह आर्मीनिया और अजरबैजान में बोली जाती है। जो आर्मीनिया भाषा जो है आर्मीनी भाषा, यह जो है आर्मीनिया और अजरबैजान में बोली जाती है। अब देखिए जो है अल्बानी भाषा। ये जो है अल्बानी भाषा, यह देखिए जो है जॉर्जिया, देखिए यह जो है जॉर्जिया में बोली जाती है। ये अल्बानी भाषा जो है जॉर्जिया में बोली जाती है। और देखिए भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी भाषा, ये इसी प्रकार भारत ईरानी भाषा इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। ये भारत और ईरानी भाषा इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। इसी परिवार का जो हिस्सा है वह संस्कृत भाषा है। देखिए जो है इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है।
देखिए जो भारत और ईरानी भाषा, तो इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। और देखिए और संस्कृत से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है, और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। अब देखिए जो कतुम वर्ग, देखिए अब कतुम वर्ग, देखिए अब जो है कतुम वर्ग। अब देखिए जो इसमें इटैलिक ग्रीक भाषा, एशिया, अन्य यूरोपीय भाषा। अब देखिए जो इसमें इटैलिक ग्रीक भाषा, इटैलिक एशिया, देखिए इसमें इटैलिक ग्रीक भाषा, एशिया, अन्य यूरोपीय भाषा। देखिए जो एशिया, अन्य यूरोपीय भाषा, यूरोपीय भाषा, यूरोपीय भाषा जैसे जैसे है फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन। फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन आदि। देखिए जैसे इसमें फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ये जो है, अब देखिए जो है ये पहला जो था भारोपीय भाषा, तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है सतम वर्ग और दूसरा जो है कतुम वर्ग। देखिए सतम वर्ग जो है इसमें आर्मीनी भाषा, इसमें जो है आर्मीनी भाषा, तो यह जो है आर्मीनिया और अजरबैजान में बोली जाती है। यह आर्मीनिया और अजरबैजान में बोली जाती है। अब दूसरा देखिए जो है अल्बानी भाषा, अल्बानी भाषा यह जो है जॉर्जिया में बोली जाती है, यह जॉर्जिया में बोली जाती है। ये जो भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी भाषा, ये जो इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। भारत और ईरानी इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। और देखिए जो कतुम वर्ग, ये कतुम वर्ग, इसमें देखिए इटैलिक ग्रीक भाषा, और देखिए एशिया, अन्य यूरोपीय भाषा। देखिए इटैलिक ग्रीक भाषा, एशिया, अन्य यूरोपीय भाषा जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए जो है संस्कृत भाषा, देखिए अब जो है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। अब हम लोग संस्कृत भाषा से पढ़ना, देखिए अब हम लोग संस्कृत भाषा से पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तब देखिए जो संस्कृत भाषा, अब हम लोग संस्कृत भाषा से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। देखिए जो संस्कृत भाषा, अब देखिए जो
इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखिए जो है अब पहला देखिए जो भारतीय आर्य भाषा। ये जो पहला है भारतीय आर्य भाषा। देखिए अब दूसरा है देखिए दूसरा जो है दरद भाषा। और तीसरा जो है ईरानी भाषा। तीसरा देखिए जो है ईरानी भाषा। तो देखिए जो पहला जो है भारतीय आर्य भाषा, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको देखिए अब जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अब देखिए जो है संस्कृत भाषा। देखिए जो अब पहला इसमें भारतीय आर्य भाषा, और दूसरा देखिए जो दरद भाषा, और तीसरा जो है ईरानी भाषा। तीसरा है ईरानी भाषा। देखिए जो अब पहला है भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए दूसरा जो है दरद भाषा। इसमें पंजाबी, डोगरी, हिमाचली, कश्मीरी भाषाएं आती हैं। इसमें देखिए जो है पंजाबी, ये पंजाबी, डोगरी, हिमाचली, कश्मीरी भाषाएं आती हैं। हिमाचली, ये जो है दरद भाषा, इसमें पंजाबी, डोगरी, हिमाचली, कश्मीरी भाषाएं आती हैं। अब देखिए जो है तीसरा है ईरानी भाषा। ईरानी भाषा, तो इसमें देखिए ईरानी भाषा में इसमें उर्दू, अरबी, फारसी, दारी, पश्तो आदि भाषाएं आती हैं। इसमें देखिए जो है उर्दू, अरबी, फारसी, इसमें उर्दू, अरबी, इसमें देखिए जो है उर्दू, अरबी, फारसी, दारी, पश्तो आदि भाषाएं आती है। फारसी, पश्तो, आदि भाषाएं आती हैं। अब देखिए जो है भारतीय आर्य भाषा, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए जो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय
आर्य भाषा। देखिए दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए तीसरा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए जो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यह देखिए जो है देखिए जो यह है पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यह देखिए 2000 BC से 500 BC तक बोली गई है। यह देखिए जो है 2000 BC से 500 BC तक बोली गई है। 500 BC तक बोली गई है। बोली गई है। अब देखिए जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो यह देखिए जो है 500 BC से 1000 AD तक बोली गई है। यह देखिए जो 500 BC से 1000 AD तक बोली गई है। 500 BC से 1000 AD तक बोली गई है। बोली गई है। देखिए जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तीसरा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए इसमें यह 1000 AD अब तक बोली जाती है। देखिए यह 1000 अब तक चला दो। देखिए जो है तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यह 1000 AD से अब तक बोली जाती है। देखिए अब हम इसको मिटाते हैं। हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यह पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए अब जो है देखिए जो इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए जो है इसमें जो है पहला है वैदिकी संस्कृत। इसका जो पहला भाग वैदिकी संस्कृत। देखिए पहला जो है वैदिकी संस्कृत और दूसरा भाग जो है लौकिक संस्कृत। देखिए जो लौकिक संस्कृत। देखिए जो है पहला है वैदिकी संस्कृत और दूसरा जो है लौकिक संस्कृत। अब देखिए जो इसमें अब वैदिक संस्कृत जो है इसको वैदिकी या देखिए अब जो है वैदिकी संस्कृत, ये इसको वैदिकी या इसको वैदिकी या छांदस भी कहते हैं। ये जो है वैदिकी संस्कृत, इसको वैदिकी या छांदस भी कहते हैं। अब देखिए जो है लौकिक संस्कृत यह 800 BC से 500 BC तक बोली गई है। देखिए यह जो है 500 BC बोली गई है। देखिए जो है लौकिक संस्कृत यह 800 BC से 500 BC तक बोली गई है। अब देखिए जो यह इसको वैदिकी या छांदस भी कहते हैं। अब देखिए जो है यह 2000 BC से 800 BC तक बोली गई है। यह 2000 BC से देखिए यह जो पाई है इसका अर्थ है से, यह 2000 BC से 800 BC तक बोली गई। 800
बीसी तक बोली गई। बोली गई। देखिए जो अब है यह 2000 बीसी से 800 बीसी तक बोली गई कि उस समय दो लेखक प्रमुख थे। उस समय दो लेखक प्रमुख थे। उस समय कि जो उस समय दो लेखक प्रमुख थे। उस समय दो लेखक प्रमुख थे। देखिए जो पहले लेखक जो है उदय नारायण। उदय नारायण। उदय नारायण, इनके अनुसार उस समय स्वर 13 थे। देखिए जो उदय नारायण, इनके अनुसार उस समय स्वर 13 थे। ये जो उदय नारायण, इनके अनुसार उस समय स्वर 13 थे। लेकिन देखिए दूसरे लेखक का नाम है ये, दूसरे लेखक का नाम है हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी। ये इनके अनुसार स्वर 14 थे। इनके अनुसार स्वर 14 थे। देखिए जो उदय नारायण के अनुसार स्वर 13 थे, लेकिन हरदेव बाहरी के अनुसार स्वर 14 थे। क्योंकि उस समय री को ली, देखिए जो है री को जो री को ली और री, री को ली और री। देखिए जो है उस समय दो लेखक थे। उस समय जो है दो लेखक थे। पहले लेखक जो है उदय नारायण, तो इनके अनुसार जो है स्वर 13 थे। इनके अनुसार स्वर जो है 13 थे। और लेकिन दूसरे लेखक जो हैं हरदेव बाहरी, इनके अनुसार स्वर 14 थे। इनके अनुसार स्वर 14 थे क्योंकि उस समय री को ली और री लिखा जाता था। देखिए जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला देखिए जो वैदिकी संस्कृत और दूसरा जो है लौकिक संस्कृत। अब देखिए जो वैदिकी संस्कृत है, इसको वैदिकी या छांदस भी कहते हैं। यह 2000 बीसी से 800 बीसी तक बोली गई। उस समय दो लेखक प्रमुख थे। उस समय जो है दो लेखक प्रमुख थे, उदय नारायण और हरदेव बाहरी। देखिए जो उदय नारायण के अनुसार स्वर उस समय स्वर जो है 13 थे और हरदेव बाहरी के अनुसार उस समय स्वर जो है 14 थे। और इसमें री को ली और री। देखिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए अब दूसरा जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसको 3 भागों में बांटा गया। अब इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। देखिए जो है देखिए इसमें पहला जो है पाली। पहला जो है पाली। देखिए पहला जो है पाली और दूसरा जो है प्राकृत, तीसरा जो है अपभ्रंश। तीसरा जो अपभ्रंश। अब देखिए जो पहला है पाली, तो यह देखिए 500 BC से 1 AD तक बोली गई है। यह देखिए जो है यह 500 BC से 1 AD तक बोली गई है। एक AD तक बोली गई है। यह देखिए 500 BC से 1 AD तक बोली गई है। अब देखिए जो इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं कि इसमें 8 स्वर, 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन होते हैं, होता था। देखिए इसमें 8 स्वर, 3 लिंग। देखिए अब जो इसमें 8 स्वर, इसमें 8 स्वर, 3 लिंग, 3 वाच्य, 3 लिंग, 3 वाच्य, और 3 वाच्य और 2 वचन होता था। 3 वाच्य और 2 वचन होता था। 2 वचन होता था। ये जो है इसमें 8 स्वर, 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन होता था। अब देखिए दूसरा जो है प्राकृत। ये जो प्राकृत देखिए यह 1 AD से 500 AD तक बोली गई। देखिए जो यह 1 AD से अब देखिए जो प्राकृत, तो यह 1 AD से 500 AD तक बोली गई।
एडी तक बोली गई। तक बोली गई, ये इसको द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। इसको द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। इसको द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। देखिए जो अगला है, हेमचंद्र को प्राकृत का प्राणिनी कहा जाता है। देखिए जो हेमचंद्र को प्राकृत कहा जाता है। देखिए जो हेमचंद को प्राकृत का प्राणिनी कहा जाता है। प्राणिनी कहा जाता है। अब देखिए जो तीसरा था अपभ्रंश। तो देखिए जो अपभ्रंश जो है यह 500 एडी से 100 एडी तक बोली गई। देखिए यह 500 एडी से 100 एडी तक बोली गई। कि अपभ्रंश जो है यह 500 एडी से 100 एडी तक बोली गई। इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। देखिए जो है इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अब देखिए जो अगला, इसमें 8 स्वर 3 लिंग और 8 काल होता है। इसमें इसमें 8 स्वर देखिए इसमें जो है 8 स्वर 3 लिंग और 8 काल होता है। आठ काल होता है। देखिए यह दूसरा जो था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। देखिए जो है पाली यह 500 BC से 1 एडी तक बोली गई है। ये इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसमें देखिए जो 8 स्वर 3 लिंग 3 वाच्य और 2 वचन होता है। अब देखिए जो दूसरा है प्राकृत, यह 1 एडी से 500 एडी तक बोली गई है। इसको द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। हेमचंद को प्राकृत का प्राणिनी कहा जाता है। हेमचंद को प्राकृत का प्राणिनी कहा जाता है। अब देखिए जो है तीसरा अपभ्रंश। देखिए यह 500 एडी से 100 एडी तक बोली गई है। यह 500 एडी से 100 एडी तक बोली गई है। इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। इसमें देखिए जो 8 स्वर 3 लिंग और 8 काल होते हैं। इसमें देखिए जो 8 स्वर 3 लिंग और 8 काल होता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं।
देखिए जो तीसरा है, देखिए अब तीसरा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए अब तीसरा जो है, देखिए तीसरा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यह भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें देखिए जो पहला है अवहट्ट या प्राचीन हिंदी। देखिए जो है पहला है अवहट्ट या प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। अवहट्ट या प्राचीन हिंदी। और दूसरा देखिए जो है मध्यकालीन हिंदी। देखिए अब दूसरा जो है मध्यकालीन हिंदी। तीसरा देखिए जो आधुनिक हिंदी। तीसरा है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। अब देखिए जो पहला है अवहट्ट या प्राचीन हिंदी। तो यह देखिए जो है यह देखिए 1000 AD से 1400 AD तक बोली गई है। यह देखिए 1000 AD से 1400 AD तक बोली गई है। तक बोली गई है। यह 1000 AD से 1400 AD तक बोली गई। अब देखिए जो दूसरा है मध्यकालीन हिंदी। यह 1400 AD से 1850 AD तक बोली गई है। देखिए यह 1400 AD से 1850 AD तक बोली गई। अब देखिए जो है आधुनिक हिंदी। ये आधुनिक हिंदी जो है यह 1850 AD से अब तक बोली जाती है। देखिए जो है यह 1850 AD से अब तक बोली जाती है।
अब देखिए जो था तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला अवहट्ट या प्राचीन हिंदी, दूसरा मध्यकालीन हिंदी और तीसरा आधुनिक हिंदी। देखिए पहला जो यह 1000 AD से 1400 AD तक बोली गई है। ये मध्यकालीन हिंदी जो है यह 1400 AD से 1850 AD तक बोली गई है। और आधुनिक हिंदी जो है यह 1850 AD से अब तक बोली जाती है, अब तक बोली जाती है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए अब तक का रिवीजन करते हैं कि कैसे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। तो आइए अब तक का रिवीजन करते हैं कि कैसे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। देखिए सबसे पहले भारोपीय भाषा। सबसे पहले देखिए भारोपीय भाषा। अब जो है सबसे पहले भारोपी भाषा। तो अब तक का रिवीजन करते हैं कि कैसे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तब हम लोग जानेंगे कैसे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो है भारोपी भाषा, इसके बाद देखिए भारत ईरानी भाषा। देखिए अब इसके बाद भारत ईरानी भाषा। भारत ईरानी भाषा। भारत ईरानी भाषा। इसके बाद देखिए संस्कृत भाषा। इसके बाद संस्कृत भाषा। ये जो पहले जो भारोपी भाषा, फिर उसके बाद भारत ईरानी भाषा का, फिर इसके बाद भारत ईरानी भाषा का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद देखिए संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। और फिर इसके बाद देखिए जो है भारतीय आर्य भाषा का निर्माण हुआ। भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए जो इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब इसके बाद देखिए जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। इसके बाद देखिए अपभ्रंश। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब इसके बाद देखिए जो है अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भाषा का निर्माण हुआ।
अवहट्ट भाषा। देखिए जो अवहट्ट भाषा का निर्माण हुआ तब जाकर हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। अब अवहट्ट के बाद जो है हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। अब देखिए जो है, देखिए सबसे पहले जो देखिए सबसे पहले जो है भारोपीय भाषा का निर्माण हुआ। सबसे पहले भारोपीय भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए जो है भारत ईरानी भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए जो संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद भारतीय आर्य भाषा का निर्माण हुआ। फिर देखिए जो उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद अवहट्ट भाषा का निर्माण हुआ और उसके बाद हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। देखिए उसके बाद हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। या अब देखिए जो है या अब देखिए जो या देखिए जो वैदिक, यह देखिए जो है वैदिक। इसके बाद देखिए लौकिक भाषा। ये पहले लौकिक भाषा, पहले वैदिक भाषा, फिर उसके बाद लौकिक भाषा, फिर देखिए जो इसके बाद पाली। इसके बाद देखिए पाली। इसके बाद देखिए प्राकृत। इसके बाद प्राकृत। इसके बाद देखिए अपभ्रंश। इसके बाद देखिए अवहट्ट। अवहट्ट। इसके बाद देखिए हिंदी भाषा। अब देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जो पहले वैदिक भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद लौकिक भाषा का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद पाली भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ और उसके बाद देखिए जो है प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ और उसके बाद अवहट्ट भाषा का निर्माण हुआ और उसके बाद हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। देखिए जो उसके बाद हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। देखिए जब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार समझ लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार समझ लीजिए। अब देखिए जो है यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार समझ लीजिएगा। जो हमने पढ़ाया उसको समझ लीजिएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जब मध्यकालीन आर्य भाषा, अब है मध्यकालीन आर्य भाषा। ये जो है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसमें देखिए जो है अपभ्रंश, ये अपभ्रंश।
देखिए जो देखिए मध्यकालीन आर्य भाषा। अब देखिए तीसरा जो था अपभ्रंश, तीसरा अपभ्रंश। अपभ्रंश इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसको जो है 6 भागों में बांटा गया है। छह भागों में बांटा गया है। ये इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए जो है देखिए इसमें जो पहला है शौसेनी, अपभ्रंश। ये जो है, और दूसरा जो है अर्ध, देखिए जो दूसरा है देखिए अब दूसरा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश ये तीसरा जो है मागधी अपभ्रंश। और देखिए तीसरा जो है मागधी अपभ्रंश, और देखिए चौथा जो है पैसाची या टक्का अपभ्रंश। पैसाची या टक्का अपभ्रंश।